हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे बताया गया है ना। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है ना, इसके बारे में स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से समझे। ये बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, +2 में भी आपको काम आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड as an expenditure है ना that provides benefit of enduring nature or any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of a fixed asset है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। नॉन रेकरिंग मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको बार बार हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसा कि ऐसा खर्चा हमने किया है, किसी फिक्स्ड एसेट को लिया है, या फिर ऐसा खर्चा हमने किया है जिसे किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है ना। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है, ठीक है। सो एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया है ना। प्लांट एंड मशीनरी को जो है आपने खरीदा है, फर्नीचर को जो है आपने खरीदा है, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सच एक्सपेंडिचर इज बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट इज periods beyond the accounting period and hence is considered as assets है ना। such expenditures yield benefit over a long period of time और इनका जो मतलब आपको फायदा होगा वो लंबे टाइम के लिए होगा, है ना। जो मतलब आपके अकाउंटिंग पीरियड से भी ज्यादा हो सकता है ना। जैसे कि आप एक लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो उसको यूज आप काफी टाइम के लिए कर सकते हैं। सो आप समझ रहे होंगे, है ना। तो इसका बेनिफिट हमको काफी लंबे टाइम तक होता है। दे आर डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है। उनको तो इन खर्चों को कहाँ पे डेबिट किया जाएगा? फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, ठीक है। जैसे कि हमने कोई एसेट ली या उस पर कोई खर्चा किया और उनको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला हमारे पास यहां दिया गया है एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर्स, व्हीकल्स, ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड है ना, ऐसे खर्चे जो किए जा रहे हैं, जैसे हमने एसेट को परचेज किया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स को परचेज किया है, ये सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड फॉर द परचेज है ना, एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड फॉर द परचेज और इरेक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड खर्चे, फिक्स्ड एसेट को खरीदा है ना, उसको इरेक्ट करवाया, उसकी इंस्टॉलेशन की है ना। तो जैसे कि हमारे पास वेजेस पे किया हमने वर्कर्स को, क्योंकि हमने मशीन को इरेक्टिंग करवाई है मशीन की, है ना। या फिर कार्टेज है, कार्टेज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी है ना। ओवरहॉलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी, ठीक है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो क्या माने जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, है ना। तो ओवरहॉलिंग का मतलब यहाँ पे जो है वो रिपेयर करवाने से है, किसी सेकंड हैंड मशीनरी की हमने रिपेयर करवाई। तो ये सारे के सारे खर्चे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हैं, तो ये कहाँ पे हम इनको शो करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इनको मानेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन, इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर्स फॉर और रिकंडीशनिंग फिक्स्ड एसेट है ना, एंड विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दिस सच एसेट, ठीक है। तो ऐसे खर्चे हमने किए हैं फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, जैसे फिक्स्ड एसेट्स की रिकंडीशनिंग की है, उसको रिपेयर किया, इंप्रूवमेंट की है, उसकी एक्सटेंशन की है,
उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है ना, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे हमारे एसेट्स की अर्निंग क्या हो जाएगी, ऐसे एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एक्सपेंडिचर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द बिजनेस, जैसे कि कॉस्ट ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट बिजनेस, किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमने क्या मतलब लाइसेंस लिया है ना, तो जो खर्चा हमारा लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए किया होगा वो क्या है हमारा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने लाइसेंस लेना है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पेटेंट की कॉस्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग गुडविल, ये सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट ओनली द इनिशियल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिन्यूअल फी ऑफ लाइसेंस दैट इज एटसेट्रा इज कंसीडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे कुछ बातें बोली गई हैं, उस बात को आप ध्यान से सुन लें, है ना। फिर से मैं इस लाइन को पढ़ता हूं। इट शुड बी, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्या, ओनली इनिशियल एक्सपेंडिचर इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, जो स्टार्टिंग वाला खर्चा होगा इनिशियल, वो क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो आपने लाइसेंस को रिन्यू करवाया है लाइसेंस को, ठीक है, वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जब आपने लाइसेंस को ऑब्टेन किया, जो खर्चा शुरुआत में किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आपने लाइसेंस को रिन्यू करवाया, रिन्यू कराने की जो फीस है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। ये खर्चा आपको क्योंकि बार बार करना पड़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बार बार डेली का खर्चा नहीं होता है, उसको सिर्फ एक बार किया जाता है साल में, जैसे मतलब उसको एक ही बार में किया जाता है, और उसका जो बेनिफिट होता है हमको लॉन्ग पीरियड के लिए होता है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जबकि रिन्यू करवाने का जो खर्चा होता है वो बार बार होता है ना, हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड, कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इटसेल्फ। मतलब जिसके बेनिफिट को हम रिसीव कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या जिसके बेनिफिट को हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं करंट ईयर में, है ना। सो ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे के सारे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक्स हैं, है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो मैचिंग कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यूज, है ना। जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मैच किया जाएगा रेवेन्यू अगेंस्ट रेवेन्यूज ऑफ द रिलेटेड पीरियड, है ना। जो भी हमारी रिलेटेड, जैसे हमारा एक 2014-15 का पीरियड है, जो 2014-15 में जितने हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं, जो जितनी हमारी रेवेन्यू इनकम हुई होगी उससे मैच करेंगे हम इनको, है ना। किस लिए? टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट पीरियड, है ना, तो उस पीरियड का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं, किससे रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला है एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग बिजनेस। ठीक है, ऐसा खर्चा हमने किया, है ना, किस लिए किया, बिजनेस को चलाने के लिए, जो भी हमने डे टू डे खर्चा किया है ना, फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस। तो सच एज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, है ना। उसके बाद है expenses which are incurred on the day-to-day repairs and maintenance of fixed assets. Expenses which are incurred, है ना, ऐसे एक्सपेंसेस जो किए जाते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना, जैसे कि रिपेयर करवाना, मेंटेनेंस करवाना, फिक्स्ड एसेट की जो डे टू डे खर्चे हो रहे हैं, या वाइट वॉशिंग करवाना बिल्डिंग की, ये सारे खर्चे डे टू डे किए जा रहे हैं, है ना। सो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और डेप्रिसिएशन चार्ज हम कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट पे, तो हर साल लगाएंगे, तो इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको मानेंगे।
ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए कंपैरिजन दिया गया है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें क्या डिफरेंस है। पहला है मीनिंग का, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज इनकर्ड टू, ये खर्चा किया जा रहा है किस लिए, कि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये खर्चा क्यों कर रहे हैं हम, बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। पर्पस क्या है, इट इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट और टू कैरी आउट ऑपरेशंस, है ना, बिजनेस को सही तरीके से कैरी आउट करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को या बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, है ना। बिजनेस में फिक्स्ड एसेट को हम खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाएगा, टू कंडक्ट डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर कैन बी अवेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, तो इसका जो फायदा होता है हमको एक से ज्यादा साल के लिए होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और इसका जो इस एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है हम वो अवेल कर सकते हैं 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये एक्सपेंस होता है वो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब ये खर्चा बार बार नहीं होता, है ना। और ये जो खर्चा है वो रेकरिंग नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये खर्चा जो है बार बार होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेकरिंग नेचर और नॉन रेकरिंग क्या होता है। उसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए जो रेवेन्यू खर्चा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चा कहां पे शो करते हैं हम, बैलेंस शीट की एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये बहुत जरूरी जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको नोट डाउन भी करते जाइए, है ना। इसकी थ्योरी बुक की बहुत ही जरूरी है, अभी मैंने आपको फिर से बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure may be defined as certain expenditure which are revenue nature, ठीक है। देखिए तो deferred revenue expenditure कौन सा एक्सपेंस है, ऐसा एक एक्सपेंस जो कि किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है तो ये रेवेन्यू नेचर का, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी ड्राइव्ड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, पर जिसका फायदा हमको आने वाले बहुत सालों के लिए होगा, है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। सो दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर गिव्स द बेनिफिट फॉर 3 to 7 years, ठीक है। सो therefore the complete amount of such expenditures is not shown on the debit side, इसलिए इसका जो कंप्लीट अमाउंट होता है इस एक्सपेंस का, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उस कंप्लीट अमाउंट को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की करंट ईयर की जो डेबिट साइड में नहीं दिखाया जाता है, जो मतलब करंट ईयर का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, है ना। जो भी खर्चा हमने किया होगा वो सारा खर्चा डेबिट साइड में नहीं किया जाएगा, बल्कि बट स्प्रेड ओवर द ईयर्स, बस उस खर्चे को जो है वो क्या किया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा कई सालों में, फॉर विच द बेनिफिट, जिस, है ना, फॉर द विच बेनिफिट इज लाइकली टू बी ड्राइव, जितने सालों का बेनिफिट हमको उससे होगा, ठीक है। यहां आगे इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो ओनली अ पार्ट, सिर्फ इसका एक पार्ट ही डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हर साल, और रिमेनिंग पोर्शन जो होता है ना, उसको कहां पे शो करेंगे हम, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, है ना, एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका जो बाकी का बैलेंस होता है वो एज अ फिक्टिशियस एसेट्स हम शो करेंगे, है ना। और बाकी का जो करंट ईयर का अमाउंट होगा एक्सपेंस का, उसको कहां पे दिखा देंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। जैसे यहां देखिए बताया गया है, इतना अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि एक फर्म है, उसने बहुत सारा खर्चा किया है, 5 लाख रुपए का खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे, एडवर्टाइजमेंट करवाई है क्योंकि वो अपना एक नया प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है मार्केट में। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट इसका जो बेनिफिट है हमको 5 सालों के लिए होगा, ठीक है। सो इन दिस केस जो हर साल क्या होगा, 1 लाख विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 5 ईयर्स। तो कंटिन्यूसली जो है 5 सालों तक 1-1 लाख रुपए
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 1 लाख। सपोज करिए फर्स्ट ईयर में 1 लाख जो है वो हमने डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी का जो 4 लाख का खर्चा होगा उसको कहां पे शो करेंगे, उसको हम एज अ एसेट शो करेंगे, ठीक है। इस 4 लाख को हम एज अ एसेट शो करेंगे, और कहां शो करेंगे, यहाँ पे बताया गया था बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज अ फिक्टिशियस एसेट्स हम इसको बताएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत ही जरूरी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है कुछ बताया गया है न्यूमेरिकल, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता आपको पेपर में आ जाए, है ना। सो डिफरेंस हमको डिफरेंस करना है कैपिटल और कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आइटम्स ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कौन सी है और कौन सी नहीं है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि कैप एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयर, हमने खर्चा किया है, रिपेयर करवाई है ना। एंड व्हाइट वॉशिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना, जब हमने परचेज किया है तो ओल्ड बिल्डिंग की रिपेयर करवाई और व्हाइट वॉशिंग करवाई है इन ऑर्डर टू मेक इट यूजेबल, ठीक है। तो ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ये खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ये एसेट से रिलेटेड खर्चा है। तो पहला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो गया। दूसरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड वन मोर एग्जिट इन सिनेमा हॉल, ठीक है भाई, सिनेमा हॉल में एक और एग्जिट हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड विद अ गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने मतलब सिनेमा हॉल में जो है वो एक से ज्यादा क्या होनी चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये कौन सा खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा, है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस है, जब हमने परचेज किया बिल्डिंग को, देखिए तो ये रजिस्ट्रेशन फीस एक बार ही दी जाएगी, ये खर्चा तो बार बार नहीं होगा, इसलिए ये कैपिटल नेचर का है, सेकंड वाला रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टी गार्डन विच विल प्रोड्यूस टी आफ्टर 4 years, ठीक है। तो एक खर्चा किया है हमने टी गार्डन की मेंटेनेंस के लिए, है ना। तो ये आपका कौन सा खर्चा है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। टी गार्डन की मेंटेनेंस से रिलेटेड जो हमको प्रोड्यूस करके देगा टी 4 साल के बाद। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन लगाई है, अभी मैंने आपको बताया ये रेवेन्यू नेचर का होता है, डेप्रिसिएशन है ना, हर साल डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इरेक्टिंग अ प्लेटफॉर्म ऑन विच मशीन विल बी फिक्स्ड, तो ये वाला खर्चा मैंने आपको बताया कैपिटल नेचर का है ना, एसेट से रिलेटेड है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, अभी आपको बताया मैंने, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ये, है ना। और लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, है ना। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये जो है वो प्लॉट यानी कि हमारा लैंड बिल्डिंग वगैरह हमने खरीदी होगी, तो ये जो है लीगल एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट से रिलेटेड है। एसेट से रिलेटेड जो भी खर्चा है हमारा वो कौन सा खर्चा है, एसेट से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड जो भी हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस टाइप का भी आपको कुछ ना कुछ आ सकता है कि कौन सा खर्चा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पे बताया गया है कि क्लासिफाई करना है आपको, है ना, क्लासिफाई करना है ये सारे के सारे जो भी आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है उनको क्लासिफाई करना है कि कौन कैपिटल है, रेवेन्यू है ना। सो यहाँ फर्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसर्न फॉर इनकम टैक्स अपील 7,800, हमने कोई खर्चा किया है, कोई लीगल एक्सपेंसेस खर्चे किए हैं, है ना। तो 7,800 के ये हमारा खर्चा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंस है ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू क्यों है, देखिए बिकॉज इट इज इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि डे टू डे का खर्चा हम मान सकते हैं कि बार बार ये खर्चा होगा लीगल एक्सपेंसेस, है ना।
बाय द कंसर्न फॉर इनकम टैक्स अपील। उसके बाद है 25,000 स्पेंट ऑन एक्सपेरिमेंट विच वॉज नॉट सक्सेसफुल। तो हमने 25,000 रुपए, 25,000 है सॉरी, वो खर्चा किया गया है ऑन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट पे जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ये वाला जो खर्चा है हमारा, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। द एंटायर बर्डन में नॉट फॉल ऑन 1 ईयर, क्योंकि इसका जो बर्डन होगा वो एक साल मतलब एक साल पर नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इस खर्चे को हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। उसके बाद एन इंडस्ट्री शिफ्टेड इट्स प्लांट टू मोर सुटेबल साइट एंड incurred on removing and reinstalling the plant। 45,000 ये खर्चा किया गया है उसके लिए। इसको रीइंस्टॉल करने के लिए इंडस्ट्री को, देखिए एक इंडस्ट्री को शिफ्ट किया गया है ना। एक इंडस्ट्री अपनी सॉरी इंडस्ट्री क्या कर रही है, अपने प्लांट को शिफ्ट कर रही है किसी मोर सुटेबल साइट पे, है ना। उसको रीइंस्टॉल करने का खर्चा, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सबको पता है ना। एसेट से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो कौन सा है, देखिए यहाँ लिखा गया है व्हेन द प्लांट इज शिफ्टेड टू मोर सुटेबल साइट द एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू because the benefit from the shifting is long lasting। सो फिलहाल ये एसेट से रिलेटेड खर्चा है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट जो है हमारी एसेट होती है ना। किसी उसको अच्छी जगह पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, उसको फिर उस साथ में उसको री इंस्टॉल भी कर रहे हैं, साथ में उसको री इंस्टॉल भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया होगा, हो सकता है ऐसा, है ना। फिलहाल ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो कैपिटल ही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंपनसेशन पे कर रहे हैं टू, है ना, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉइज फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो द बेनिफिट इज नॉट एंड्यूरिंग नेचर। तो ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, इसका बेनिफिट हमको जो है वो एक साल में ही मिल जाएगा, इसका बेनिफिट, है ना, करंट ईयर में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये हमारा। उसके बाद 26,000 रुपए स्पेंड किया है एज अ लीगल एक्सपेंस टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ अवर ट्रेडमार्क। हमारे ट्रेडमार्क का किसी ने मिस यूज किया है ना। 26,000 रुपए स्पेंड किया है एज अ लीगल एक्सपेंस टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ अवर ट्रेडमार्क्स। तो ये जो खर्चा है हमारा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इट हैज बीन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस एसेट। तो रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कंपनी बॉट कर रही है एक नई मशीनरी को, 4 लाख की मशीनरी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो दीज एक्सपेंस इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग, एसेट को खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। तो फिर से फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ये खर्चा है ना। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, न्यू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 10,000 पे किया इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो हम हर महीने पे करेंगे, है ना। तो इसकी पेमेंट हम बार बार करेंगे हर महीने, तो इसलिए रेवेन्यू नेचर का है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। वैसे भी ये खर्चा जो है रेकरिंग नेचर का है, इसलिए रेवेन्यू माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दिया है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट के बारे में। इट इज ऑल्सो necessary to make a distinction between capital receipts and revenue receipts because revenue receipts are credited to trading account or profit and loss account, while capital receipts are shown either on liabilities side or deducted from the assets on fixed assets on asset side of the balance sheet। देखिए ध्यान से हम सुनेंगे,
इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन, देखिए यहाँ पे जो हमारी कैपिटल रिसीट कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। बिकॉज रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड, जो रेवेन्यू रिसीट होती है उसको ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और जब वाइल कैपिटल रिसीट्स, देखिए रेवेन्यू रिसीट को कहां पे क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, जबकि कैपिटल रिसीट्स को हम कहां पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, या तो फिक्स्ड एसेट से डिडक्ट करके दिखाएंगे ऑन दी एसेट साइड में। तो ये लाइन बहुत ही जरूरी है, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, प्लस टू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स ये, और अभी के लिए भी जरूरी है। विदाउट प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू, है ना, इन दोनों में बिना फर्क बताए, ट्रू एंड एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी डिपिक्टेड बाय द बैलेंस शीट। ठीक है, अगर हम कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सही प्रॉफिट लॉस को प्रेजेंट नहीं करेगा, ना ही जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगी बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कैपिटल रिसीट क्या होती है। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either increase the liability of the business और reduce assets of the business। ठीक है, कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है ना, जिससे क्या होता है, कैपिटल रिसीट से या तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है या हमारे बिजनेस की एसेट कम हो जाती है। ठीक है, वो कैपिटल रिसीट होती है। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी कैपिटल रिसीट है। एंड सो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द कैपिटल रिसीट रिसीव्ड बाय द बिजनेस, इसलिए जो प्रॉफिट और लॉस होता है फर्म को, वो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं होता है कैपिटल रिसीट से। ठीक है, capital receipts are not earned during the normal course of business, in other words they are the amounts received by the enterprises but are not the income। देखिए कैपिटल रिसीट जो है वो अमाउंट है जो एंटरप्राइज ने रिसीव किया, पर ये हमारी इनकम नहीं है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स हमारी इनकम नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि ये कैपिटल रिसीट है या नहीं है। ठीक है, देखिए कैपिटल रिसीट्स के टाइप्स दिए गए हैं यहाँ पे, और इन सब बातों से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैपिटल रिसीट जो है इनकम नहीं होती, वो अमाउंट रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइजेस है। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाई गई है वो कैपिटल रिसीट है। कोई हमने फिक्स्ड एसेट को सेल किया है, ठीक है, उससे जो हमको अमाउंट मिला है वो क्या है, हमारे लिए कैपिटल रिसीट है ना। और हमने डेटर्स से पैसे जो है वो ऑब्टेन किए हैं डेटर्स से, तो वो भी कैपिटल रिसीट है। हमने लोन के थ्रू अगर कोई पैसा कोई अमाउंट रिसीव किया है तो वो भी कैपिटल रिसीट है। और अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर या डिवेंचर को हमने या फिर प्रीमियम पे इशू किया है, उनके ऊपर जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है ना, वो क्या है हमारे लिए कैपिटल रिसीट है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, है ना, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट थी, उस हमको उसके लिए नुकसान हुआ है तो उसके अगेंस्ट कंपनी ने हमको क्लेम दिया है, तो वो अमाउंट क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसीट माना जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ठीक है, देखिए एक बिजनेस का जो काम होता है वो क्या होता है, गुड्स को बेचना होता है एक बिजनेस का काम। ठीक है, जो एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, वो बिजनेस को रन करने के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है। ठीक है, बिना फिक्स्ड एसेट्स के, है ना, एक बिजनेसमैन बिजनेस को रन नहीं कर सकता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स को जो है वो अगर हमने सेल कर दिया और सेल करने से जो अमाउंट हमको मिला वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स
are those receipts that are earned during the normal course of activities of a business. Revenue receipts are those receipts that are earned during the normal course of एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं वो रिसीट्स होती हैं जिसको अर्न किया जाता है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज से। जैसे एक बिजनेस का काम जो है वो क्या है, गुड्स को बेचना, जो भी उसका बिजनेस है, सर्विसेज को सेल करना, उससे जो अमाउंट हमको मिलेगा वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। ठीक है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज है। सो दे अराइज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हमारी रेवेन्यू रिसीट होती है वो कहां से आती है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आती है बिजनेस की। दे आर इनकम, ये हमारी इनकम है, दे आर द इनकम ऑफ द बिजनेस। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स आर, रेवेन्यू रिसीट्स कौन कौन सी है, अमाउंट ऑब्टेन बाय सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, हमने कोई अमाउंट ऑब्टेन किया है गुड्स और सर्विसेज को बेच करके, वो अमाउंट क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। अमाउंट रिसीव्ड एज इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, इनकम और इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। देखिए कोई अमाउंट हमने रिसीव किया है, जैसे हमको इंटरेस्ट मिला है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम जो है हमको, हमने कहीं अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, उसके ऊपर जो भी हमको इनकम मिलेगी या, ठीक है। इन केस अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, तो वो भी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें रेवेन्यू रिसीट मानी गई हैं। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये भी हमारी रेवेन्यू रिसीट यहाँ पे सॉरी लिखी गई है। और बैड डेट्स रिकवर्ड भी रेवेन्यू रिसीट जो है वो मानी गई है। ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, है ना, और बैड डेट्स रिकवर्ड। देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं। तो बैड डेट्स रिकवर्ड ये भी आपकी रेवेन्यू रिसीट है, ये भी आपकी रेवेन्यू रिसीट है। और यहाँ पे हमारे पास दिया गया था अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम डेटर्स। देखिए ऑब्टेन का मतलब वही है कि हमने अमाउंट रिसीव किया है डेटर से, तो ये दो चीजें एक साथ दे दी गई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अमाउंट अगर हमने डेटर से रिसीव किया है तो वो रेवेन्यू रिसीट मानी जाएगी। ठीक है। और अमाउंट ये वाला जो है शायद हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया हो, है ना पॉइंट। सो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है ना, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये जो डेटर से हमको अमाउंट मिल रहा है, ये यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये वाला पॉइंट, ये रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया, ये रेवेन्यू रिसीट है, एक बार इसको ठीक कर लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।